आज हम रेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट को उर्दू में किरायानामा भी कहा जाता है। रेंट एग्रीमेंट किरायानामा ये एक रिलेशन है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान। लैंडलॉर्ड का मतलब है मालिक और टेनेंट का मतलब है किराएदार। और ये जो रिलेशन है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान, ये एक एग्रीमेंट की वजह से बनता है। एग्रीमेंट की से वजूद में आता है और इस एग्रीमेंट को रेंट एग्रीमेंट और किरायानामा कहा जाता है। रेंट एग्रीमेंट और किरायानामे में लिखा क्या जाता है, बनता कैसे है, इसमें पर्टिकुलर आते हैं लैंडलॉर्ड के और टेनेंट के। जो प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है उसकी डिस्क्रिप्शन आती है। एक माह का किराया कितना एग्री हो रहा है ये लिखा जाता है। किराया एक साल के बाद किस परसेंटेज से बढ़ेगा इसमें ये लिखा जाता है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी ये लिखा जाता है। प्रॉपर्टी की तफसील इसमें दी जाती है। इसके अलावा इसमें ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन लिखी जाती हैं कि टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को अगर किसी वजह से घर खाली करवाने की या करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किन वजूहात की बिना पर लैंडलॉर्ड घर खाली करवा सकता है या टेनेंट खुद घर खाली कर सकता है। इसके अलावा इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऑब्लिगेशंस लिखे जाते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। दोनों पार्टीज़ इसमें आपस में तयशुदा ज़वाबत के तहत कुछ सेटलमेंट करती हैं और वो जो तमाम सेटलमेंट हैं वो ऑब्लिगेशंस होते हैं एक दूसरे के। इसके अलावा कानून में जो हमें ऑब्लिगेशंस बताए हुए हैं वो भी रेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखे जाते हैं। रेंट एग्रीमेंट को जो कानून डील करता है वो पंजाब के अंदर जो है पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का है। कानून जो है ये हमें बताता है कि एक तो रेंट एग्रीमेंट किस तरह बनता है और दूसरा कानून हमें ये भी बताता है कि अगर रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कोर्ट के अंदर उस डिस्प्यूट को किस तरह सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 5 है वो हमें बताता है कि रेंट एग्रीमेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो रेंट कंट्रोलर यानी कि जो रेंट कोर्ट का जज है उसके पास होना भी ज़रूरी है। मगर अब ये कानून चेंज हो चुका है। अब रेंट कंट्रोलर यानी रेंट कोर्ट के जज के पास रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। अब तहसील में मौजूद जो रजिस्ट्रार होते हैं जिनके पास हमारी एग्रीमेंट टू सेल वगैरह, बैनामा वगैरह रजिस्टर होते हैं, वहाँ ही रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है। रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन तब ही पॉसिबल है जब जो लैंडलॉर्ड है वो 3.5% के हिसाब से उस पर लेवी पे करेगा। लेवी का मतलब है टैक्स पे करेगा। 3.5% टैक्स का मतलब ये है कि रेंट एग्रीमेंट के अंदर एक माह का किराया जो लिखा हुआ है उसको 12 से तकसीम किया जाएगा। 12 से तकसीम करने के बाद जो अमाउंट बनेगी उस अमाउंट के अंदर एडवांस टैक्स डाला जाएगा और एडवांस टैक्स डालने के बाद उसका 3.5% जो है उतने के स्टाम्प पेपर निकाला जाएगा। उस स्टाम्प के ऊपर जो है वो रेंट एग्रीमेंट निकलेगा। अगर उतने के ऊपर रेंट एग्रीमेंट नहीं निकलता तो वो जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं हो सकता। तो ये थी रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन जो होती है। पूरी ड्यूटी 3.5% पे करने के बाद रेंट रजिस्ट्रार के पास। इसके अलावा लॉ हमें ये भी बताता है कि जब किरायानामा एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो मुतलका पुलिस स्टेशन में भी उनका अंदराज होता है। पर्टिकुलर से मुराद ये है कि किराएदार के और मालिक मकान के तमाम कवायफ जो हैं उनका अंदराज होना थाने में मैंडेटरी है। अगर आप किरायानामा एग्जीक्यूट करने के बाद मुतलका थाने में अंदराज नहीं करवाते किरायानामे का, मालिक मकान और किराएदार अपने कवाफ का अंदराज नहीं करवाता, तो उसके ऊपर फिर मालिक मकान और किराएदार दोनों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो सकता है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक।
रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, इसकी रजिस्ट्रेशन अगर करवानी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास वो किस तरह होती है, और इसका अंदराज जो है थाने में किस तरह होगा। थैंक यू वेरी मच।